चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज का हम लोग टेस्ट के सेट नंबर आपका 20 रेलवे ग्रुप डी का टेस्ट डिस्कशन को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास में मैथ्स के एक एक क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपका बेहतरीन बेहतरीन सवाल है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आपको ये पता चल पाएगा किस लेवल के ग्रुप डी में सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 0.05 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक सोने के सिक्के का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए यदि सोने का घनत्व 9.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब यहां से बोला गया है कि एक सिक्का आपका इस तरीके से एक सिक्का है, इस तरह से एक सिक्का है, और ये सिक्का की आपकी त्रिज्या बोला गया है, ये त्रिज्या जो है आर आपका दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर। और इसकी आपकी जो मोटाई, मोटाई कहने का मतलब सिक्का का जो हाइट होगा, मोटाई उसी को कहते हैं, जो कि मोटाई सिक्का का देख रहे हैं तो वो हाइट ही कह सकते हैं या एच कह सकते हैं। ये आपका इतना दे रखा है सेंटीमीटर। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, इस बात को ध्यान देना। अब समझने की कोशिश करो कि यहां पे बोला कि एक सोने के सिक्के का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए करो। यहां पे बोला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, कह रहा है कि देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका कितना ग्राम है, इतना ग्राम है। मतलब यहां पे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कहने का मतलब ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब 19.3 ग्राम होगा, यही यहाँ पे दे रखा है। तो बताओ यहां सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। ये वॉल्यूम आपका एक बेलनाकार टाइप का हो गया, मतलब ये आपका एक बेलनाकार आकार का हो गया। बेलनाकार आकार का है, तो इसका आपको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 2 गुणा 2, और यहां पे आपका आ गया क्या, 0.05 आ गया। ठीक है, अब ये जब आ गया वॉल्यूम मेरे दोस्त, तो यहां से आपका वैल्यू अगर आ गया तो यहां से आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 88 है ना, तो 88 पॉइंट हटाएंगे तो 00। ठीक है, यहां से काट दो, इसको काट देंगे तो 20 × 500, और ये कट जाएगा आपका 10 बार में, तो आराम से यहाँ पे 70 आ गया। तो यहाँ से आपका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 40, 40 और 70। तो 40 को जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 40 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 5 = 35, और यहाँ पे आपका हो गया 7 × 5 = 35, 50, फिर पॉइंट, 7 × 7 = 49, 49, 1, 7 × 1 = 7। ठीक है, और 30, 7 × 4 = 28, 20, 7। मतलब इतना आया। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.57 इतना आएगा, है ना, 0.57 इतना आएगा। और वहां से अगर गुना करेंगे कि ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आ गया, और ये सेंटीमीटर क्यूब आया, तो इसको घनत्व में चेंज करेंगे तो घनत्व में क्या आएगा, तो 0.57 और गुना हो जाएगा 19 पॉइंट आपका कितना, 3। तो 19.3 हो जाएगा। तो यहां से गुना करेंगे तो देखने को मिलेगा क्या आएगा, इसका क्या आएगा। तो यहां से जब इसको गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, एक मिनट, कहीं पे गड़बड़ हुआ है, देखो तो। यहाँ पे आपका हो गया ये 0.0, रुक जाओ, रुक जाओ 1 मिनट, इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। सर ऑनलाइन सेट कितने पैसा में कटेगा, लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप में। दीनदयाल, अच्छा ठीक है, हम आपको एक नंबर दे देंगे, उस पर आप बात कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर हो गया, ये आ गया, और 0.05 आ गया। ठीक है, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आपका आ गया 22 चौका आपका 88, 88/7 इंटू गुना इसको इतना करेंगे, तो यहां से आपका जब कटेगा और ये काट कर देखेंगे तो ये 0.628 आपका सेंटीमीटर क्यूब आएगा।
इसको काट के यहां से देखेंगे तो 7 इकाई 7 है ना, 7 इकाई 7 और यहाँ पे 18, 7 दूनी 14, 40, 7 पचे आपका 35 है ना। तो इस तरीके से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.628 आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपका घनत्व चाहिए, तो घनत्व की अगर बात करते हैं तो घनत्व यहाँ पे बोला कि यह सेंटीमीटर इतना आ जाता है 6.28, लेकिन 1 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर क्यूब में है और 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना हो जाएगा 9.3। तो यहाँ से आपका 19 गुणा करेंगे, 19 छक्का आपका हो जाएगा कितना 112, 12 का आपका लगभग देखो कहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। तो 12.1 पूरा गुना करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ये आपका इतना ग्राम में आ जाएगा है ना। 12 पॉइंट आपका 1 आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है मेरे भाई, इस बात को समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अगला बोला कि एक दो सकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या 12 और 13 है। ये भी देखो बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। यहाँ पे बोला कि एक सर्कल है, एक सर्कल है और इसके अंदर एक और सर्कल है, एक और सर्कल है, ये देख पाए। अब यहां पे एक सर्कल है, तो बोला गया है कि ये 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। ए बी जो है बड़े वृत्त का व्यास है, ए बी जो है बड़े वृत्त का व्यास है, मतलब इसको यहां से मिला देंगे तो ये आपका ए बी है, ये ए और बी है, बड़े वृत्त का व्यास है और ये आपका त्रिज्या है ओ, ये त्रिज्या आपका ऊपर की ओ है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि बीडी जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करता है और स्पर्श करके जो बिंदु डी पर स्पर्श करता है। यहां पे बोला गया कि बीडी जो है, यहां पे बीडी जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, वृत्त को स्पर्श करता है ना। कह रहा है कि बीडी जो है छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा करता है जो इस बिंदु डी पर स्पर्श करती है, डी पर स्पर्श करती है, मतलब ये आपका डी है। तो यहां से बोला कि एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला आपको लंबाई ज्ञात करना है, एडी की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहां से एक बात देखो, यहां से देखो क्या क्या चीज आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक एक चीजों को ध्यान दीजिएगा, एक एक चीजों को ध्यान दीजिएगा। क्या यहां से इसको हम खींच सकते हैं कि नहीं? अगर यहां पे किसी से सेंटर पे, अगर किसी सेंटर से सर्कल से, अगर किसी सेंटर से अगर ये जीवा पर खींचते हैं तो वो 90 डिग्री पे दो बराबर भाग में आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दो बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसका मतलब ये और ये आपका बराबर हो जाएगा। अब बताओ कि ये त्रिभुज अगर ये बराबर होगा, दूसरा बात ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका बड़े त्रिज्या का जो त्रिज्या जो है ये आपका यहां से यहां तक का देख लो कि ये आपका 13 होगा, तो ये भी आपका कितना होगा 13 होगा। अगर ये 13 और छोटे वृत्त का यहाँ पे 12 त्रिज्या है तो मतलब ये आपका 12 होगा। तो ये एक आपका क्या बन गया, एक राइट एंगल बन गया, एक राइट एंगल बन गया। तो ये 13 ये 12 तो ये आपका 5 हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिपलेट 5 12 आपका कितना होता है 13 होता है। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी सेंटर पर अगर जीवा पर लंब होता है, जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब इसको यहां से यहां पे इसको मिला देते हैं। तो जब यहां से यहां इसको मिलाएंगे मेरे भाई, तो यहां से यहां पे जब इसको मिलाएंगे, इस बात को देखना कि ये आपका 13 13 26, मतलब ये पूरा आपका कितना हो गया 26 और ये आपका कितना हो गया 10। तो देखो ये वाला आपका कितना होगा, क्योंकि आप ट्रिपलेट जानते हैं हम कि 10 24 26, तो ये 26 ये 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये आपका सी है, तो ए सी आपका कितना होगा 24 हो जाएगा। तो यहां से ये भी आपका 24, ये तो ये आपका एक क्या बन गया, ये 90 डिग्री बन गया, क्योंकि 24 10 और ये आपका हो गया कितना, तो क्योंकि यहां पे होता है क्या कि एक एक व्यास सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री पे 90 डिग्री का बनाता है एंगल। तो ये 90 डिग्री, ये 24 ये 26 ये 10। तो एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में ए सी डी में ए सी डी की अगर बात करें तो यहां से आपका हो जाएगा एडी बराबर निकालने की बात करें तो एडी बराबर हो जाएगा आपका क्या, तो 24 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आपका 576 और ये 525, तो ये आपका आ गया 16, इतना आ गया। ठीक है, 601 आ गया। अगर 601 आ गया तो 601 आ गया तो 601 किसका होता है, तो 24 का 576 और 25 का आपका होता है 24 और 25 के बीच होगा।
25 देखो 24 इधर आ जाएगा, इसके पहले 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625, मतलब एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको ऑप्शन से ही देख लेना, ये 24 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे भाई, सॉल्व करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ पाए मेरे दोस्त? मतलब ये आपका ये जो है 24 के स्क्वायर से ऊपर 25 के स्क्वायर से नीचे, तो यहाँ पे देखने को मिला कि इधर भी आपका 24 का अंतर, इधर भी 24 के आसपास, मतलब 24 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। इसका एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है 24। ठीक है, क्या बात समझ पाए? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक क्वेश्चंस को देख पाए। अगला देखो यहाँ पे अगर इसको ट्रिगो का सॉल्व करते हैं तो ये 3 टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? ये आपको लिखना है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहां पे आ गया 2√3 साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा खत्म, तो ये आ गया 2√3 और ये उधर जाके गुना हो जाएगा, तो ये आपका कॉस थीटा। तो यहां से अगर हम कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे √3 है, ये कैंसिल हो गया, तो √3/2, तो ये आपका आ गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के किस मान के लिए √3/2 आता है? तो ये आपका होता है 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाता है कितना? 30 डिग्री। तो बताओ यहां से अब सॉल्व करना है, तो इसका मान सॉल्व करना है, तो यहां से एक बात बताओ कि 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 33 डिग्री 60, तो यहां 60 की अगर बात करें तो 60 आपका होता है √3/4, इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे cos 3 थीटे तो ये 30 या 90, तो 30 या 90 मतलब ये आपका 0 हो जाएगा, तो यहां से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप देख पा रहे हैं, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्योंकि थीटा बराबर 30 है, तो ये आपका हो जाएगा 60 और ये आपका हो जाएगा 90। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे बोला कि एक विक्रेता ने 640 केजी चावल खरीदता है। उसने चावल का एक भाग 20% के लाभ पर चावल 640 केजी खरीदता है, कुछ भाग आपको 20% लाभ पर और शेष भाग को बोला गया है 5% हानि पर बेचा गया। और अगर ओवरऑल सब देखा गया तो उसको कितना? ओवरऑल देखा गया तो 15% का लाभ मिला। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि एक भाग को बोला गया है कि 20% का लाभ मिला और शेष भाग आपका यहाँ पे माइनस है, तो इसको माइनस लिखेंगे। और ओवरऑल की बात किया कि दोनों जब मिक्स हुआ तो दोनों देखने के बाद देखा गया तो ये 15% का लाभ हुआ, ये चीज बोला गया, तो ये आपका एलिगेशन से बना देंगे। तो यहां पे आपका 20 का अंतर और यहां पे आपका तो ये रेशियो जो होगा ये आपका मात्रा का रेशियो होगा, मात्रा का। तो मात्रा का होगा तो पूछ रहे आपको 5% हानि पर चावल की मात्रा क्या होगा। तो यहां से देखो टोटल 4 5, ये 4 1 5, 5 यूनिट बराबर आपका 640 है, 640 है 5 यूनिट के बराबर। निकालना किसको है? 1 का निकालना है। तो ये आपका काटेंगे तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 और ये आपका इतना केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल को यहां से ध्यान दीजिएगा। बोला गया है यहां पे कि 2012 और 2016 में मिलाकर विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या, विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या, तो विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या की अगर बात किया जाए तो ये पूरा आपका ऐड हो जाएगा। तो देख लो कितना होगा, 9 1 10, 10 और 10 20, 0, 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18 और 2, तो ये आपका 200 हो गया टोटल। कितना आ गया? 200। अब यहां पे बोला कि विज्ञान में 2012 और 2016 में मिलाकर विज्ञान संकाय में 2012 और 2016 ना, सॉरी, 2012 में देखो विज्ञान संकाय में लड़का इतना है, 2016 में विज्ञान संकाय में 38 है, तो ये दोनों अगर जोड़ देंगे तो ये 8 और 4 3 7 हो जाएगा विज्ञान संकाय में। फिर बोला गया लड़कों की संख्या, और वाणिज्य संकाय में सभी वर्षों में लड़कियों की संख्या, वाणिज्य संख्या में सभी लड़कियों की संख्या, ये आपका सभी लड़कियों की संख्या ऐड करना है। तो 5 2 7 8, 8 7 15, 15 और 5 20, ये 0 हो गया। 4 4 16, 16, 16 4 12, 12, 12 और 6
12 6 आपका हो जाएगा, तो ये आपका 200 हो गया। तो कह रहा है कि वर्षों लड़के की संख्या की कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है। तो देखो यहां पे वाणिज्य में आपका 200 लड़की है, और यहां पे 2012 और 2016 में लड़कों की संख्या 78 है, और गुना यहां पे आपको निकालना है इतना। तो ये आपका कट गया 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो ये आपका 39% हो जाएगा। 39% ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इतने बड़े सवाल को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहां पूछ के आ रहा है, बस उसी को ध्यान देना है, उसी को ध्यान देना है। ठीक है दोस्त, अगले सवाल की बात किया है कि एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स पर पावर 4, 1 बाई एक्स पर पावर 4 इतना दिया है, तो निकालना है इसको। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ध्यान दो कि अगर बड़े पावर से छोटे पावर की और अगर बढ़ते हैं, अगर ये के दिया हुआ है, तो याद रखना स्क्वायर का अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो स्क्वायर में निकालेंगे तो रूट अंडर के प्लस, प्लस में निकालना है तो +2 करेंगे। अगर यहां पे याद रखना आगे चलकर अगर यहां पे माइनस में निकालना है, प्लस में निकालना है, तो याद रखना इसका वैल्यू मान लेते हैं m आया पूरा का, तो m+2 रूट करेंगे। अगर यहां पे निकालना है x माइनस का, तो यहां पे m माइनस करना है तो -2 कर देंगे, इस बात को ध्यान देना। तो यहां से एक बात समझो कि यहां पे आपका पावर 7, यहां पे दिया x पर पावर 727, निकालना है नेगेटिव का मान, तो कैसे करोगे। तो यहां से आपको बड़े पावर से छोटे पावर की ओर जाना है, तो 727 है, तो पहले यहां पे आपका स्क्वायर में आ गया तो +2 करेंगे। अब +2 जैसे ही करेंगे तो ये आपका 729 आएगा, और 729 आपका हो जाता है किसका, 27 का। अब यहां पे माइनस करना है, तो माइनस में देखो यहां पे जो वैल्यू आया उसमें -2 करेंगे, तो यहां फिर -2 करेंगे, तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 25, 25 का रूट आपका 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पे आपको टेस्ट ये मिलता है। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट मिलेगा, है ना। इसमें आपको ग्रुप डी का भी टेस्ट एक रहेगा, और एनटीपीसी का भी आपका टेस्ट, दोनों इंक्लूड है ना। एक दिन आपका ग्रुप डी का, एक दिन आपका एनटीपीसी का, दोनों टेस्ट है। तो आप वहां जाके, है ना, डाउनलोड कर लेंगे, स्टडी विथ इन्फिनिटी आप डाउनलोड कर लेंगे, और वहां जाके आप परचेज कर लेना। ठीक है दोस्त, ऑनलाइन ही टेस्ट मारना है तो ऑनलाइन टेस्ट आप यहां से ले लेंगे। अगर ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन आपको बाजार समिति ब्रांच में, बाजार समिति और बिकना पाड़ी पे भी चलता है ना टेस्ट। हाँ, तो यहां पे ऑफलाइन यहां भी टेस्ट आपको मिलेगा। सर आज ही करवाने वाले थे, प्लीज सर, हम आशीष सर को बोल देंगे तो करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए यहां तक हो गया, अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे ध्यान देना, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो देखो कहां से पहले इसको काम स्टार्ट करना है। सबसे पहला स्टार्ट करना है आपको छोटी ब्रैकेट का काम को स्टार्ट करना है। छोटी ब्रैकेट काम स्टार्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये कैलकुलेशन होकर ये -5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां से करेंगे तो ये गुणा होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा, यहां से इसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहले 3 दूनी 6 और 6 5 11, मतलब ये पूरा काम आपका हो जाएगा 11, क्योंकि यहां पे आ जाएगा 3 गुना 2 और माइनस माइनस आपका 5, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, ये आपका +5 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 5 11, ये आपका मंझली ब्रैकेट का काम का यहां से यहां तक का पूरा काम हो गया। अब यहां से यहां तक का पूरा काम हो गया, यहां से यहां तक का आपका पूरा मान आपका कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखो यहां पे यहां से यहां तक का यहां पूरा अगर देखने की बात करते हैं तो देखो यहां से कैसे करेंगे, 11 और यहां पे पहले भाग का काम होगा, तो का काम होगा तो 11 चौक 44, ये आपका 11 चौक 44 होगा। तो यहां पे गुणा में काम करेंगे तो ये आपका कट जाएगा और ये 1/4 आ जाएगा, मतलब इसका मान आपका 1/4 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
तो यहां से यहां तक का सॉल्यूशन की बात करें तो ये 1/4 आ गया, एकदम तोड़ के करना है। इसके बाद यहां पे 90 और भागा 20, पहले का काम होगा तो का काम करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 6 दूनी 12 120, तो 120 और गुना ये पूरा भाग की अगर बात करें तो ये आपका आ गया है 1/4। ठीक है, और इधर से आपका सॉल्यूशन की बात करें तो ये भागा वाला, तो यहां से 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये आपका भागा 6 आ गया, तो ये भागा 6 एकदम तोड़ के ही करना है, ऐसा नहीं कि एक बार करना है, एक बार स्टार्ट करना है और करते चल जाना है तो आपको दिक्कतें आ जाएगी। तो सबसे पहले काम करते हैं, पहले भागा काम करते हैं। तो यहां सबसे पहले भागा काम करते हैं, तो भागा का काम देखो यहां पे पहले गुना के पहले भागा काम होगा तो गुना हो जाएगा तो 120। ठीक है, और ये वाला अगर भागा गुना में चेंज करेंगे तो ये भी आपका 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आपका देखो 15 छक्का 90, अब 15 अठी 20 से, तो ये 8 चौक 32, 1 आपका कितना आ गया 1/32, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है भाई, अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल देखो यहां से बोला एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी एक 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, मतलब यहां से यहां तक इसको जाना था, 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, ये बोला गया है एक समान चाल से गया है। लेकिन क्या हुआ कि 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराब हो जाने के कारण से ये 100 किलोमीटर चला, मतलब यहां से यहां पे ये 100 किलोमीटर चला और कुछ तकनीकी खराब हो जाने के कारण से रेलगाड़ी अपने समान चाल से 5 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से कम चलता है, तो 36 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो कह रहे रेलगाड़ी की समान चाल कितना होगा। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, यहां से एक चीज समझने की कोशिश करो मेरे भाई। चलिए यहां ध्यान दो, यहां पे क्या हुआ कि ये 100 किलोमीटर की चाल से बिना कुछ खराबी कारण से गया, तो यहां पे s किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, और ये जो दूरी जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है कितना दूरी, तो 270 किलोमीटर की दूरी जो चला होगा 5 किलोमीटर कम से चला, मतलब अगर यहां से s से चला है तो ये आपका s माइनस कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर, s को हम स्पीड को मान लिए s। अब बताओ कि 36 मिनट वो देरी से पहुंचा, 36 मिनट देरी से पहुंचा, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 किलोमीटर जब गया s के स्पीड से, और जब ये 270 किलोमीटर की दूरी s माइनस 5 से गया, तो ये जितना समय पहले लगता था उससे 36 मिनट देरी से पहुंचा, मतलब ये आपका हो जाएगा 36/60 कर देंगे। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है, बताओ क्लियर है यहां तक, बोलो मेरे भाई। सॉरी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुक जा। मतलब ये 100 किलोमीटर गया इससे और 270 गया इससे, ये जितना समय लेगा, ये जितना समय लगेगा, अब कह रहा है ये जितना समय लिया, अब ये पूरा जितना अगर एवरेज वो s की स्पीड से चलता, तो 270 की स्पीड से चलता तो s यहां से 270/s इतना समय लगता, इससे कह रहा है कि ज्यादा समय लगेगा, कितना 36 बटा आपका ये आ जाएगा 60, 36 बटा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 36/60। बात समझ पाए यहां पे, किसी को कोई डाउट है। मतलब कह रहा है कि यहां से अगर ये चाल अगर एस स्पीड से जाता, तो जब ये एस स्पीड से जाता, तो यहां से एक बात समझना, एस स्पीड से जाता तो ये आपको 370/s इतना समय लगता। अब जब ये 100 किलोमीटर इतना और 270 किलोमीटर इस साल से चल रहा है, तो इसमें जो समय लिया, इसमें जो समय लेता उससे 36 मिनट अधिक समय लेता। तो यहां पे दो एक और तरीके से इसको बनाने की हम कोशिश करते हैं, और एक मिनट देख लेना, पहले इसको देख लो। तो यहां से जब हम चाल देखेंगे, तो जब यहां से हम देखेंगे कि ये आपका सामान्य चाल क्या होगा, तो ऑप्शन से देख लो सामान्य चाल क्या होगा। तो यहां से पहले आपको सॉल्व कर लो, तो देखो 270/s इधर आएगा, तो 270/s इधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना माइनस, तो माइनस आपका हो जाएगा 270/s, और 36/7 मतलब 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक।
यहां चाल से देखो कि किससे आपका पूरी तरह से ये कट सकता है, तो वो चीजों को आप देख लो। 45 से काटेंगे तो पूरा तरह से कट जाएगा, और 45 और यहाँ पे 40, तो ये आपका दिक्कत हो जाएगा। अगर हम मान ले ऑप्शन ये 50 मानते हैं, ऑप्शन से ही बना लो, अगर ये 50 मानते हैं तो 50 से इसको काटेंगे तो ये आपका आ गया 0 0 कट जाएगा, तो ये आपका इतना आ गया। फिर अगर यहाँ पे 50 रखते हैं, 50 में से 5 गया तो 270 बटा आपका 45, तो ये कट जाएगा आपका 9 तिया 27 और 9 पंचे आपका 20, है ना। तो ये कट जाएगा आपका 6 पंचे 30, मतलब ये 3/5 आ गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया, आंसर आपका ए आ गया। लेकिन कुछ और तरीका से हम समझाने की कोशिश करते हैं, ये बेसिक चीज है। अब हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं, एक बात ध्यान देना, यहाँ पे सेकेंड टाइप समझने की कोशिश करना। सेकेंड टाइप मतलब सेकेंड टाइप आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ये हम बेसिक समझा और बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात समझो कि ये आपका 100 किलोमीटर गया, देखते हैं कोशिश करते हैं, 100 किलोमीटर गया तो इसकी चाल आपका ऐसे स्पीड था। अब ये यहां से यहां पे 370 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, वही चाल से, और ये 201 हो गया। फिर यहां पे जो 36 मिनट समय अधिक लगा, तो 36 मिनट जो अधिक समय लग रहा है वो किसके वजह से लग रहा है, वो किसके वजह से लग रहा है, ये आपका इसके वजह से लग रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना, ये इसके वजह से लग रहा है, इस दूरी को तय करने में, मतलब 270 की दूरी तय करने में ही क्योंकि क्योंकि पहला जब खराबी नहीं रहा होगा तो इतना तो वही चाल से चल रहा होगा, और खराबी होने के बाद भी वो इतना ही चाल से, इतना दूरी को उतना ही स्पीड से चल रहा है। तो खराबी होने के पहले और खराबी होने के बाद वही स्पीड से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इसके इस दूरी को तय करने में समय आपका इधर उधर नहीं लगा होगा, समय समान लगा होगा, समय समान लगा, जो भी दूरी इधर उधर लगा होगा इसके वजह से लगा होगा। तो यहां ध्यान रखना, दूरी बराबर होता है। याद रखना कि अगर कभी भी कम समय कभी भी ज्यादा की समय की बात कर रहे हैं, समान डिस्टेंस चलेंगे, तो s इंटू एस माइनस 5 आपका अंतर 5, और ये 36 मिनट समय लिया तो इसको घंटा में, तो ये दूरी हो जाता है। किस दूरी को तय किया, तो 270 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो यहां से आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा, देखो यहां से आराम से 12 तिया 36, 12 पंचे 60, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 9 तिया 27, 90। तो यहां से आपका s इंटू एस माइनस 5, तो 5 पचे 25, 90 इंटू आपका 25 आ जाएगा। क्या हम इसको ऐसे टर्म में लाना चाहते हैं, इसे टर्म में लाना चाहते हैं कि पहले चाल आपका s था, अब चाल -5 है, तो ये दो फैक्टर में तोड़ना चाहते हैं, दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना चाहते हैं कि दोनों के बीच का अंतर आपका 5 हो जाए, तो इसी को तोड़ना चाहते हैं। तो इसी को अगर तोड़ना चाहेंगे तो एक बताओ यहां से कैसे तोड़ सकते हैं, इस बात को ध्यान देना, यहां से कैसे तोड़ सकते हैं। क्या हम 90 को लिख सकते हैं 45 दूनी 90, तो ये 50, 25 दूनी 50 और ये 45 हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई 5 पचे 25 ऊपर गया तो 25 गुना 90, तो 90 में 2 उधर दे दिया तो 50 और 40, मतलब यहां पे अंतर देखो 5 का, 50 से 45 हुआ, यहां भी s से s-5 हुआ, तो यहां भी 5 का अंतर, यहां भी 5 का अंतर। तो प्रारंभ आपका बड़ा था, तो यहां प्रारंभ का चाल आपका 50 किलोमीटर, ऑप्शन मतलब ये s बराबर हो जाएगा कितना, 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका, ठीक है। इस बात को समझ पाए मेरे भाई। अगले सवाल की बात करते हैं। ये देखो ये बेसिक था, और यहां पे आपको एक स्ट्रिक्ट शॉर्टकट बताएं कैसे इसको वजह वो सारी चीज समझाने की कोशिश की है। अब देखो यहां पे बोला कि एबीसी किसी निश्चित राशि पर आपस में वितरित करते हैं, इनके पास राशियों की कुल औसत आपका 4520 है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है और सी का हिस्सा से इतना कम है। किसकी बात किया गया है, वो ए की बात किया गया है, ए का बात वहां पे किया गया। तो देखो यहां से a प्लस बी प्लस सी, ये आपका 4500 आपका 20 है, गुणा 3 करेंगे क्योंकि यहां पे औसत आपका तीनों का औसत इतना है, तो योगफल निकालना है। तो ये 20 तिया 60 और 5 तिया 15, 4 तिया 12 और एक ये आपका हो गया कितना, 13,556 आ गया। अब यहां पे बोला गया कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना कम है। तो देखो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 10 या 30, 30 और 2 32, तो 8 चौक 32, 25 चौका 100, तो 25 या 75 बी के हिस्से से इतना अधिक है। तो ये अगर आपका
25 तिया 75 मतलब ये आ जाएगा 8/75। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 25 अधिक है मतलब 25, 75 और 8 83। मतलब यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका हो जाएगा 83 रेशियो आपका कितना। ठीक है, या तो ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला गया, अगली बात बोला गया है, अगली बात यहां पे बोला गया है कि यहां पे बोला कि और सी के हिस्से से 33 से 1/3 कम है। कौन कम है भाई, ए के बारे में बोला गया। तो ए के बारे में बोला गया है, कह रहा है कि सी के हिस्से से इतना कम है। तो यहां पे बताओ 33 तिया 1/3 हो जाता है, 33 तिया 1/3 मतलब यहां से बोला गया 1/3 कम है, मतलब यहां से 3 में से 1 चला गया तो 2/3 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ए बटा सी जो होगा वो 2/3 होगा। मतलब यहां से ए बटा सी जो होगा ये 2/3 होगा। तो यहां से एक ही बात किया, ए यहां 83 यहां पे 2 है तो इसको 83 से गुना कर दो, इसको भी 83 से गुना कर दो, इसको 2, क्योंकि ए यहां सेम हो जाएगा तो यहां भी 2 गुना कर देंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो 83 दूनी 166 और 75 दूनी 150 और ये आपका हो जाएगा सी का 3 तिया 9 8 दूनी 16 8 तिया 24, ये इतना आ जाएगा। तो टोटल आपका यहां पे देखेंगे कि टोटल हिस्सा कितना होगा रेशियो में भाई। तो टोटल हिस्सा रेशियो की अगर बात किया जाए तो टोटल आपका रेशियो आपका बात करें तो 9 6 15 5 आपका हो जाएगा 4 5 9 9 6 15 15 और एक आपका हो जाएगा कितना 6 4 1 5 मतलब 565। टोटल आपका कह रहा है यहां पे 565 है मेरे दोस्त। तो ये 565 आपका एबीसी तीनों मिलाकर है, लेकिन तीनों मिलाकर यहां पे आपका 13,560 है। तो ये गुणा कर देंगे, आपको किससे गुणा कर देंगे, बी का हिस्सा निकालना है तो बी का हिस्सा आपका 150। ठीक है, यहां से आपका कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 24 पंचे 120। अगर ये 5 दूनी 10, ये 10,000 से ऊपर हो जाएगा और 5 पच्चे 25 12,000। मतलब देखो ये आपका कट जाएगा टोटल 24 बार में। देखो तो 24 बार में कट जा रहा है ना, 15 चौका काट कट जाएगा तो 15 चौका 60 और 15 दूनी 30, ये आपका 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल बोला कि एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी काम को 66 दिन में पूरा करते, इसकी कार्य क्षमता दिया हुआ है। तो कार्य क्षमता किसका, मेल और फीमेल का दिया हुआ है। मेल और फीमेल का कार्य क्षमता आपका ये दिया हुआ है, मतलब ये आपका क्षमता जो है, क्षमता उसी को बोलते हैं कार्य क्षमता। ये दिया हुआ है, एक आदमी की क्षमता और एक औरत की क्षमता आपका ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि किसी एक कार्य को एक टोटल वर्क देखने की कोशिश करते हैं। एक कार्य को एक पुरुष मतलब आपका 3 यूनिट और एक महिला मतलब 2 यूनिट, ये आपका एक घंटे में मतलब एक दिन में आपका 3 2 5 5 यूनिट काम करता है। लेकिन इस तरह से 66 दिन में कितना काम करेगा, यही बात किया गया 66। ठीक है, तो ये आपका 6 पंचे 30 6 पंचे 30 आपका 333 यूनिट काम को यहां पे देखा गया। 330 यूनिट काम किया गया और यही काम को 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ करते हुए उसी को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो 6 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता 3 है और यहां पे 2 महिला मतलब एक महिला की क्षमता 2 है और यही मिलकर यही काम को इतना आदमी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 330 यूनिट काम को कंप्लीट करेंगे। तो यहां से आपका हो गया 6 तिया 18 2 दूनी 4, तो 18 4 आपका हो गया 22 डी। तो ये कट गया 11 दूनी 11 तिया 33, ये कट गया आपका 15 बार में। तो डी बराबर आ गया कितना, 15 डेज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ गया मेरे भाई। कि क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की बात करते हैं। करे एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल इतना है, पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां से एक बात समझना दोस्त कि एक सर्कल है और एक पार्क है, वृत्ताकार पार्क है और यहां से एक आपका ठीक है यही दिया हुआ है और यहां पे मान लेते हैं कि ये वाला आपका जो है एक पार्क है, ये पार्क का आपका बना हुआ रास्ता मार्ग बना हुआ ये
ये आपका मार्ग बना हुआ है। अब कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है, इसका त्रिज्या नहीं पता है पार्क के चारों ओर। तो यहां बोला कि एक वृत्ताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल और पार्क के चारों ओर, मतलब चारों ओर 3.5 मीटर का आपका क्या है, चौड़ाई दिया हुआ है। तो यहां से मान लेते हैं आर, तो इसका त्रिज्या निकाल लो। तो 22/7 आर स्क्वायर, ग्यारह दूनी 22, और यहां से 11 से कटाएंगे तो 11 का 11, 14, 11 का 11, 3 37, 11 3 33, और 4 11 चौक 44। तो यहां से 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 10 1 13, 6 दूनी 12, और 7 दूनी 14। तो ये आ गया। तो यहां से आ जाएगा 7 7 49, तो 7 7 49, 9, 7 छक 42, 42 4 आपका 46, 7 5 35, 35 4 आपका इतना। तो आर बराबर हो जाएगा आपका 3, 3 3 9, और 7 7 49, ठीक है, 7 और 3, और इसके पहले डबल डी छोड़ देंगे, इसके पहले कौन सा है, 36, 36 का 6, तो ये आपका 63 का आ जाएगा, 63 का रूट हो जाएगा, 63 का ये रूट हो जाएगा। तो यहां 63 का जब रूट हो जाएगा तो एक बात समझो कि बड़ी आर कितना होगा, तो बड़ी आर हो जाएगा आपका 63 और 3, तो 63 आपका 66.5, और ये आपका आ गया 63। तो यहां पे पार्क का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे कि पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 22/7, और बड़ी आर का स्क्वायर 6 इतना, और माइनस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 22/7, एक बार इसको जोड़ दो, 6 3 9 6, और एक बार घटा दो 3.5, तो ये कट जाएगा आपका 0.5 से, 0.5 से ये कट जाएगा। तो पॉइंट पॉइंट हटाएंगे तो बटा आपका आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहां से आ गया, तो गुणा कर लो, यहां से गुणा कर लो, 5 5 25, 5 5 25, और यहां सुनो 22 पंचे आपका 110, 110 करेंगे तो 0, 22 पंचे 110, तो 11 से करेंगे तो ये 5, और 9 5 14, और 9 6 15, 15, 9 5 14, 9 6 15, 1 16, और यहाँ 6 1 आपका कितना हो जाएगा, 7, 11 6 66, कहाँ से आपका 6 6 12, ओ यहाँ पे गलती की है, 6 3 9, 6 6 12, 129 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ पे 129 होना चाहिए, 11 0, यहाँ से आ जाएगा 5, 9 5 14 का 4, और 9 2 9 2 11, 1 12, 12, और 2 1 3 3 1 4, और 1 पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 11 से गुणा कर दिए, 11 से गुणा करना आसान होता है कि लास्ट डिजिट को लिखो और उस पर जोड़ते चले जाओ, ठीक है। अब कह रहा है कि दो समान राशियां 6% 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली जाती, दो समान राशि, पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष के बाद वापस की गई है, प्रत्येक स्थिति में राशि आपका इतना थी। तो प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली जाती, ये बात किया गया है। मतलब यहां पे बोला कि दो समान, मान लेते हैं कि यहां पे दोनों धनराशि आपका समान है, और यहां पे दोनों धनराशि समान है, तो प्रत्येक योजना में कितनी राशि ली गई थी, वही बात किया गया। तो पहली राशि दूसरी राशि से क्या है आपका, तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई थी। एक अगर टी समय के लिए की गई थी, तो अगला जो है वो 2 साल बाद, मतलब T+2 ईयर्स के लिए की गई थी, ये बोला गया है, ठीक है।
तो प्रत्येक स्थिति में आपका जो राशि है वो समान की बात किया, वो समान है। देखो यहां से पी था 6%, पहली राशि दूसरी राशि के तुलना में 2 वर्ष बाद किया गया था, मतलब ये आपका T+2 हो जाएगा और इनटू आपका 106%। और दूसरा आपका जो है P गुना 110, कितने समय के लिए? T समय के लिए। ये दूसरा साल है, ये आपका पहला साल है। ठीक है, तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो P से P कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 53 दूनी और ये आपका हो जाएगा 55 दूनी, तो ये आपका आ गया 53T, 53 दूनी 106 और ये आ गया 55T। 53T और 55T। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, रुक जाओ, एक काम देखो क्या कर सकते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे अगर पी लिए 53 और 55 दो, देखो यहां से सुनो, यहां पे छोड़ दो। देखो यहां पे एक चीज समझो, एक चीज समझो कि मान लेते हैं कि ये टी समय के लिए, पहला राशि भी टी समय के लिए और दूसरा राशि भी टी समय के लिए वापस कर देता, तो जाके आपका समान राशि मिलता। लेकिन बोला कि जो पहला समय, पहला जो दूसरा जो आपका समय था, दूसरा जो रिटर्न करने का समय था और पहला का समय इससे ज्यादा था, मतलब इससे ज्यादा ब्याज मिलेगा। मतलब इसका जो पहला वाला धन का जो ब्याज होगा, दूसरे वाले धन का इतना ही साल में जो ब्याज होगा, दोनों का ब्याज समान होगा, क्योंकि यहां प्रत्येक राशि अगर बराबर मिला है, मतलब इसका 30 समय में ब्याज और उसका पहला वाला का T+2 साल में जो ब्याज, दोनों का ब्याज आपका बराबर होगा। तो यहां से P गुना आपका कर दिए T+2, पहला इससे 2 साल बाद किया है तो ये 6% के लिए, और ये इसका भी ब्याज की अगर बात करें तो इसका भी ब्याज की अगर बात करें तो 10% इंटू टी, तो परसेंट परसेंट कैंसिल, ये 3 और ये 5 ये आ गया, तो यहां से P से P कैंसिल हो गया। अब देखो यहां से क्या होगा, 3T और 3 दूनी 6 और ये आपका 5T, तो ये आपका इधर आ गया 2T और 2T बराबर 6, तो T बराबर आपका आ गया कितना, 3 आ गया। अब ये 3 साल आ गया, T बराबर आपका 3 साल आ गया, तो आपसे बोला गया है कि प्रत्येक योजना कितनी राशि होंगे, तो याद रखते हैं, मान लेते हैं इसी से हम कंपेरिजन करते हैं। मूलधन आपका P था, अगर यहां पे बोले कि ब्याज आपका 10% मिला है तो अमाउंट कितना मिलेगा, 110%, 110% अमाउंट मिलेगा, और गुना कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 10% की दर से 3 साल का लिए अमाउंट इतना हम लोग के अनुसार, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 1105 प्रत्येक स्थिति में मिलता है 0.0। अब यहां से 11, यहां से अगर हम कट करते हैं, 3 से कट करते हैं तो P बराबर हो जाएगा 1105 और ये आपका 33 है ना, ये आपका 33 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये लगभग आपका जो होगा, ठीक है, तो ये लगभग आपका देखो यहां से कितना बार में कटेगा, 11 तिया 33, एक मिनट सॉरी, गलती यहां से हो गया, 1 मिनट, 11 तिया 33, रुक जाओ, P 3 साल के 10% की तो 130% हो जाएगा ना, 130% मतलब मूलधन पे आपका ब्याज सहित अमाउंट हो जाएगा, ये आपका इतना आ गया, तो P बराबर आपका हो गया
तो ये आपका कटकर हो जाएगा 850। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 850। ठीक है, देखो यहां से क्या किया, मतलब ये 2 साल अधिक किया तो इसका जो ब्याज होगा और इसका जो ब्याज होगा, दोनों का ब्याज अमाउंट करा बराबर, मतलब ब्याज भी बराबर होगा। ब्याज बराबर, यहां से टी का मान निकाल लिया। अब यहां पे देखो मूलधन पर अमाउंट, इससे हम कंपेरिजन कर दिए, आसान है, या तो यहां से भी कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये पी गुना 130%, ये आ गया अमाउंट, ये अमाउंट है और इसका अमाउंट यहां दे रखा है, दोनों बराबर आ गया, तो पी बराबर यहां से आपका काट दिए, तो ये आपका 850 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला बात किया गया कि 11 संख्याओं का औसत, तो 11 संख्याओं का औसत आपका 56 है, तो टोटल योगफल कितना होगा, तो 6 5 11 और यहां 5 1 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला गया है यहां से, अगला बोला पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो पहली इसमें 3 संख्याओं का औसत 52 है और प्लस अगली 5 संख्याओं का औसत आपका 60 है। तो यहां से देखेंगे सॉल्व करके, तो ये 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, ये 156 और 6 पंचे आपका 300, तो टोटल आपका आ गया कितना 6, और यहां पे भी आपका आ गया कितना 5, और 3 1 आपका हो गया कितना 4, मतलब 456 जो है यहां पे अगली 5 संख्या का और अगली 3 संख्या का योगफल आ गया, मतलब 3 संख्या और 5 संख्या आपका हो गया 8 संख्या का योगफल आ गया। अगर इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से अगर इसको घटाते हैं, 6 में से 6 गया 0, और यहां से 11 में से 5 गया यहां पे 6, और यहां पे चल गया 160। अभी जो 160 आया है बचा है, ये किसका किसका होगा, ये आपका होगा 9th का प्लस 10th का और प्लस आपका 11th का योगफल होगा, क्योंकि यहां पे 11 संख्या में 3 संख्या और 5 संख्या वाले औसत को योगफल निकाल करके घटा दी, तो 160 आया, जो बचा है उसी का योगफल आएगा। अब यहां पे कारण 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से क्रमशः, ये अगर x है तो क्रमशः आपका 9वीं संख्या आपका 3 ज्यादा है और आपका ये आपका 1 ज्यादा है, तो सभी का जोड़ आपका 160 आया, तो 3x और 160 आपका 4 उधर चल जाएगा, तो ये आपका 156 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका 5 या 15 और ये x बराबर आपका आ गया 52। ये कैलकुलेटिव सवाल है भाई, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा इसमें। अब कह रहे हैं 9वीं संख्या और 11वीं संख्या का औसत क्या होगा, तो 9वीं संख्या आपका 5 3 52 3 55 और 11वीं संख्या आपका कितना आ गया 52, तो यहां से आपका 9वीं प्लस 11वीं का औसत निकालना है, तो 55 प्लस 52 इसका औसत निकालेंगे, तो यहां से आपका आ गया कितना 55 और 52 आपका हो गया 52 53, इतना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 53.5 इसका राइट आंसर होगा, इस बात को ध्यान देना। अगले सवाल पे कह रहा है कि बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे इतना जो संख्या आपका दिया है वो 11 से विभाज्य हो जाए, मतलब यहां पे 30A68B ये कह रहा है कि 11 से आपका विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य, और ये भी कंडीशन दे रखा है कि ए का जो मान रखेंगे वो 20 से आपको क्या रखना पड़ेगा, बड़ा रखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना, बड़ा रखना पड़ेगा। तो यहां पे एक बात सुनो, 11 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो देखो 11 का मल्टीपल होता है अल्टरनेट डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट का सम लिखेंगे 8 3 आपका 11 और प्लस आपका ए हो जाएगा, फिर यहां से रखेंगे तो ये 6 प्लस बी हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच का अंतर जो होना चाहिए, ये दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए 11 से तभी कटेगा जब अंतर यहाँ पे 0 हो जाए, या तो 11 हो जाए, या तो आपका समथिंग कुछ भी हो जाए। तो यहां से अगर हम ए का मान को 0 रखेंगे, क्योंकि ए का मान अगर 0 रखते हैं तो 11 है, तो बी से ये आपका बी मान रखना कितना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा, ये 0 तो 11 और ये 5, तो 11 का अंतर 0 हो जाएगा, मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा। लेकिन कंडीशन ये बोला कि ए जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ए का मान बड़ा होना चाहिए। तो ए का मान बड़ा होना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए का मान बड़ा होना चाहिए, तो इसके बीच का अंतर आपका 11 होना चाहिए। तो 11 होने के लिए अगर बात करते हैं कि अगर इसको 0 रखते हैं, तो यहां से देखो आप ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से रख लो, बी का अधिकतम मान चाहिए, तो बी का अधिकतम मान अगर हम यहां पे 3 रखते हैं 6 3 9, 6 3 9, तो ए का मान आपको रखना पड़ेगा कितना, मैक्सिमम मान रखेंगे 9 6 15, अगर ये 15 होगा तो इसको 9 रखेंगे, ये कभी भी आपका ये घटकर आपका 11 आ जाएगा। चलो इसको घटा दो,
घटाने के बाद 11 में से 6 गया 5, ए माइनस आपका बी हो गया। तो बी का मान आपको मैक्सिमम रखना। अगर यहां 5 रख, यहां पे अगर 3 रखते हैं तो इसको रखना पड़ेगा कितना, इसको रखना पड़ेगा आपको 3। ये 3 रखेंगे तो 0 आने के लिए ये आपको रखना पड़ेगा 14 आना चाहिए, तो ये आपका 9 5 14 9 रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बी का मैक्सिमम मान पूछ रहा है। अगर मैक्सिमम मान यहाँ पे ऑप्शन रखते हैं ये 9, तो ये आपको रखना पड़ेगा 9 5 14, तो अंतर कभी 11 नहीं आएगा, तो ये बात ध्यान रख। अगर ये 9 रखेंगे तो ये आपका 4 रखना पड़ेगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए का मान 9 होगा ना, वो 11 आना चाहिए, सॉरी 11 अंतर होना चाहिए, 0 तो नहीं होगा, 11 अंतर, छोड़ हटाओ यहाँ पे, यहीं से कर लो। 11 ही अंतर आना चाहिए, तो 0 का तो यहाँ पे कंडीशन नहीं बना, 11 होना चाहिए। तो 11 होने के लिए अंतर की अगर बात करें कि ए का वैल्यू आपका 9 रख लू, 11 9 आपका 20, और यहाँ पे 11 9 20, तो 20 यहाँ पे 3 रखेंगे तो आपका देखो यहाँ पे आ गया 20 और यहाँ पे 9, अंतर आपका देखो कितना आ गया 11, अंतर आपका 11 आ गया, तो 11 यहाँ पे अंतर आ गया, तो देखो यहाँ पे 11 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये भी लागू हो गया कि बी आपका, बी का मैक्सिमम मान आपका कितना होगा, ए का मान बड़ा होना चाहिए, तो 9 और ये 3। हम पहले ही लिख लिए बी का मान यहाँ पे बड़ा कर रहे थे, और बी का मान हम यहाँ पे बड़ा करते, इसलिए 9 और 3, 9 इसका 9 ले लिए थे, इसका 3 ले लिए थे, इसलिए अलग हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर आपको ये रखना पड़ेगा। हम यहाँ पहले वाले में देख लिए थे, बी बड़ा ले लिए थे। अगला बोला गया कि सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% आपका 20% सेब का रस है। तो यहां पे देखो सेब का रस हर मिश्रण में, पहले वाले मिश्रण में और दूसरे वाले मिश्रण में 20% सेब है, तो 20% सेब का रस है, मतलब यहां पे 1 बटा कितना हो जाएगा 5, 1/5 हो जाएगा, 1/5 भाग आपका सेब का रस हो जाएगा। हम सभी जगह सेब का रस ले लिए एलिगेशन से। 30% संतरे का रस लेते हैं, दूसरे वाले रस वाले में 30% संतरे का लेते हैं। तो 30% अगर संतरे का रस है, तो बताओ हम यहां पे सेब का रस ही ले रहे हैं, तो 30% अगर संतरे का रस है, तो बताओ सेब का रस कितना होगा 70%, तो 70 बटा आपका कितना हो जाएगा 100, मतलब 7 बटा कितना हो जाएगा 10। अब कह रहा है कि ये दोनों को मिक्सिंग किया गया, जब दोनों को मिलाया गया है तो सेब और जब जब ये दोनों को मिलाकर मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, तो जिसकी वजह से निर्मित नए रस जो बना है दोनों को मिक्स करके, तो उसमें सेब का रस और संतरे का रस इतना है। तो टोटल देखो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हमको सेब का रस, यहाँ भी यहाँ का सेब का रस, तो इसको भी सेब का रस लेना पड़ेगा, 4/7वां भाग हो जाएगा, मतलब 4/7 हो जाएगा। अब बताओ इधर का अंतर इधर, इधर का अंतर इधर, तो यही आपका रेशियो लेना है कि रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, हर को बराबर कर दो, तो यहां 7 यहां 5 10, तो यहां पे आपका हो जाएगा कितना 70 लाना है, तो 14 25 70, 14 कर दिए। यहां 70 बनाना है, तो यहां 7 गुना 7, यहां पे आपको 70 ला रहा है, तो यहां पे 10 गुना 10। क्यों कर दिए, क्योंकि आराम से हर अगर बराबर हो गया तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। 7 7 49 40, मतलब यहाँ पे 9 का रेशियो आ गया, और यहाँ 14 40 मतलब ये 26 का रेशियो आ गया। मतलब दोनों किस अनुपात में मिलाया गया मात्रा को, तो किस अनुपात में मिलाया गया 9:6 आपका कितना, ये आ जाएगा 26, डी इसका सही उत्तर आ जाएगा। इस बात को समझ पाए, क्लियर है यहां तक। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखेंगे कि भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण, मतलब एक उन्नयन कोण आपका यहां से भूतल से देखा गया, तो ये आपका देखा गया कि ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। अब कह रहा है कि 36 के रूप में ये आपका यहां से यहां भाग गया, 12 सेकंड में यहां से यहां पे आ गया, तो 12 सेकंड में यहां से यहां पे जहाज आ गया, तो इस जहाज की दूरी 12 सेकंड में यहां से यहां आ गया, तो इसका उन्नयन कोण की बात किया गया, तो ये आपका उसी बिंदु से 30 डिग्री का बनाया। और हवाई जहाज 24 मीटर ऊंचा उड़ रहा है, मतलब ये 2400 मीटर ये है, तो ये आपका और ये आपका दोनों बराबर होगा, मतलब ये भी आपका 2400 मीटर होगा। अब कह रहा है इसकी चाल क्या होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालना पड़ेगा, तो यहां से यहां दूरी अगर निकल जाएगा,
तो दूरी निकलेगा तो समय भी पता चल गया, यहां से यहां दूरी, इस दूरी को तय कितना में किया तो हमको चाल भी पता चल जाएगा। तो देखो यहां से ये 45 है तो ये आपका 1 होगा, ये भी आपका 1, ये 30 है तो ये 1 होगा, और ये टोटल आपका कितना होगा, √3 हो जाएगा। तो बताओ ये रेशियो कितना होगा, ये आपका टोटल √3 है और ये 1 है और ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 दोनों बराबर है, तो यहां से ये आपका √3 - 1 होगा। तो यहां से देखो 1 यूनिट बराबर आपका 2400, 1 यूनिट बराबर आपका 2400 निकालना आपको √3 - 1, यही आपका दूरी हो जाएगा। और चाल निकालना है तो चाल बराबर आपका हो जाएगा, जितना दूरी तय किया है 12 सेकंड में वो ये है, तो 12 सेकंड में दूरी तय की गई दूरी, तो ये आपका किलोमीटर में चाहिए, तो किलोमीटर में चाहिए तो 18/5, ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर में चाहिए तो इतना कर देंगे, तो ये आपका 200 हो गया। अठारह चौक 72, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। अंकों का मान निम्न समुच्चय के लिए प्रास और माध्यिका का मान ज्ञात करना है। तो माध्यिका जब निकालना है तो माध्यिका का मतलब होता है, मीडियन अगर निकालना है तो सबसे पहले देखो ये संख्या कितना है, 6, मतलब n आपका 6 है, मतलब ये इवन है, और इवन के लिए जो मीडियन का आपको निकालने का हम कॉन्सेप्ट है, तो ये आपका है 6/2, और यहां पे यह देखना मतलब n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 पद बटा आपका 2 होता है, यही आपका मीडियन निकालने का होता है। तो n/2 मतलब 6/2, तो ये आपका 3वां पद प्लस पद बटा आपका 2 होगा। कब होगा ये, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर तो बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा आपका ये एक, छोटा आपका यहां से 1 है, 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, और 3 आपका ये 4 है। तो तीसरा पद आपका 122 है, और चौथा पद आपका जो है तीसरा पद, ये चौथा पद आपका कितना है, 134 बटा 2 करेंगे तो 6 2 6 5, और आपका ये आ गया, तो ये आपका हो गया कितना, 12 दूनी 24, 116, ये 28 हो गया, 128। अब प्रास निकालने की अगर बात करें कि प्रास क्या होगा, तो प्रास आपका मैक्सिमम 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 और आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम आपका जो है 194 है, और मिनिमम जो है आपका 100 मतलब 98 है। तो यहां से अगर ये 94 होता तो 100 होता, 100, लेकिन 100 यहां पे आपका ये हो जाएगा कितना, 96। तो यहां पूछा गया प्रास बटा माध्यिका, तो प्रास आपका 96 और माध्यिका आपका आ गया 128। तो ये इसको काट देंगे, 16 छक 96 और 16 आपका हो गया 8, तो ये कट जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3/4 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ना, 47 का आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3/4। क्लियर है यहां तक। अगला सवाल बोला गया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना, यदि इसके विकर्ण की लंबाई इतना है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है d1, तो d1 आपका दिया हुआ है 20, और d2 नहीं पता है, और इसका एरिया होता है आपका इतना, याद रखना, सम रोम्बस जिसको हम बोलते हैं रोम्बस, है ना, रोम्बस। रोम्बस में आपका क्या होता है, समान क्षेत्रफल, समान सभी चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो ये 10 से कट गया, ये कट जाएगा, तो d2 बराबर आपका हो गया कितना, 44 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल है मेरे भाई, इसमें कोई ज्यादा समय लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान देना। ये भी बहुत आसान सवाल है, ये भी बहुत आसान सवाल है। 2/7 इसको लिखना है p/q के फॉर्म में, तो p/q के फॉर्म में लिखना है, जो दिया हुआ है पूरा लिख दो, और जिस पे रेकरिंग नहीं उसको घटा देंगे, और जितना पे रेकरिंग उतना 9, और जितना पे नहीं है उतना 0। तो यही आपका आ जाएगा कितना, 25/90। तो ये कट जाएगा आपका 5×5 और ये 18×5 5/18, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आसान सवाल है। अगली बात बोला कि माध्यिका क्या होगा, माध्यिका निकालना है। माध्यिका की अगर बात किया गया तो माध्यिका का इसमें फॉर्मूला आपका आप जानते हैं, मीडियन का फॉर्मूला जब ये डाटा इस तरीके से दिया हो तो यहां पे आता है लोअर लिमिट प्लस n/2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी
इंटू एच। तो यहां से सबसे पहले हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। तो निकालना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब दो, दो चार आपका छह, जोड़ते जाएंगे, 6 7 13, 13 9 22, अब 22 10 32, 32 और 12 44, 44 और 6 50, एन बराबर आपका ये आ गया 50, तो एन बाई 2 कितना आ जाएगा, ये 25 आ गया। तो 25 से देखो यहां पे आपका जो 25 होगा वही आपका 25 ये आएगा एन बटा 2, तो 25वां आपका जो एन बटा 2 आएगा, तो 22 के बाद किस में होगा, इसमें होगा। तो यही आपका जो होगा, यही आपका जो होगा वही 32वां जो होगा वही आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगा, ठीक है। तो माध्यिका वर्ग का जो आपका आएगा, तो माध्यिका वर्ग जो आएगा, माध्यिका वर्ग का आपका आएगा, तो ये आपका माध्यिका वर्ग आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्लास आपका मीडियन, मीडियन क्लास इसी को बोलते हैं, है ना, इसी को मीडियन क्लास बोलते हैं। मतलब ये लोअर लिमिट, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, ये आपका लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, मतलब ये आपका 40 आ गया, प्लस आपका n/2 आपका कितना आ गया, 25 आ गया। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ये जो मीडियन आपका वर्ग है उसके जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका होता है, ये आपका 22, इसी को हम बोलते हैं CF। और फ्रीक्वेंसी मतलब जो मध्यम वर्ग का आया उसका फ्रीक्वेंसी आपका 10 है, मतलब ये 10, और हाइट आपका हो जाएगा कितना, 10 से 10 कट गया तो 40 प्लस आपका 3, तो ये आपका 43 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। आई जो है ये आपका लोअर लिमिट जो है वो आपका क्या है, जिस मीडियन वर्ग का उसका आपका जो लोअर आपका सीमा है उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और एफ जो है, जो आपका मीडियन वर्ग है, मीडियन वर्ग किया है उसका आपका बारंबारता आपका ये आया, और उसका बारंबारता आपका ये आया, ठीक है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, एक से एक सबसे छोटी नेचुरल नंबर है, सही है। एक सबसे नेचुरल नंबर आपका जो प्राकृतिक संख्या है वो आपका एक, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं है, कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मौजूद नहीं है। असत्य की बात करें, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है, यही गलत होगा, है ना। 51 नंबर डी, पूर्णांक आपका जो भी नंबर लाइन पे आपका होगा वो पूर्णांक होगा, माइनस भी हो सकता है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है आपको, ठीक है। तो आपका ये सही है, ये सही। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बोल सकते हैं, हम बोलेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, तो क्या बोल सकते हैं आप, जो भी नाम लीजिए उसके एक संख्या वो आगे हो जाएगा बड़ा, तो बड़ा नहीं ले सकते, बड़ा पूर्ण संख्या नहीं ले सकते, इस बात को ध्यान देना। अब कह रहा है यहां से कि 495 को जब हम 36 से गुणा करेंगे, 36 से गुणा करता है, परंतु प्रश्न दिए गए अंकों में से एक संख्या गलत कर पड़ने पर यह कोई एक संख्या आएगा, लेकिन क्या हुआ कि इसमें कुछ अलग पड़ने के कारण से अगर जब 36 से इसको गुणा करेंगे तो ये आपका इतना आ जाता है। तो कौन सी संख्या आपको गलत पढ़ा गया है, मतलब यहां पे बोला कि कौन सी संख्या आपको गलत, जो दिए प्रश्न दिए गए अंकों में से एक गलत, एक अंक को गलत पढ़ते गए, पढ़ने के कारण से उसका उत्तर इतना है, तो उसने किस अंक को गलत पढ़ा, तो ऑप्शन से देख लो। गलत आप 4 9 5 यही पढ़ सकते हैं, क्या ये 7 पढ़ सकते हैं गलत, कहीं 7 है ही नहीं तो क्या पढ़ेंगे, जब 7 है ही नहीं तो उसको गलत तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। या 8 पढ़ सकते हैं गलत, क्योंकि यहां पे कोई 8 नहीं है, तो 8 नहीं है तो गलत पढ़ने की कोई बात ही नहीं हुआ। 9 पढ़ सकते हैं क्योंकि यहां पे 9 है, 9 है, 2 यहां पे कहीं नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 को गलत पढ़ सकते हैं, क्योंकि ना तो इसमें 7 है, ना तो 8 है, ना तो 2 है, जब इसमें है ही नहीं तो उसको हम पढ़ेंगे गलत कहां से, वो है ही नहीं, तो है आपका एक ही 9 ऑप्शन, 9 को ही हम गलत पढ़ सकते हैं, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। क्या पढ़ेंगे उसका यहां ये नहीं बोला गया क्या चीज वहां पे होगा, तो वो आपका मैटर नहीं है। एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना है, मतलब फादर आपका जो है वो सन से कितना है, 3 गुना है, मतलब ये आपका 1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कह रहा है 8 साल पहले पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 5 गुनी थी, मतलब ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, तो 3x, इसमें से क्या करेंगे, ये कह रहा है कि 8 साल पहले, ये भी आपका 8 साल पहले, फादर से भी 8 साल पहले और बेटा भी 8 साल पहले, तो कह रहा है तो बेटे की आयु 5 गुनी थी, मतलब फादर का उम्र 5 गुना हो जाएगा, बेटे का 5 साल पहले था, तो गुना कर देंगे 3x प्लस 8, 5x माइनस 8 पंचे 40, ये आ गया 2x, ये आपका आ गया 48, x बराबर आ गया कितना 24। तो यहां से क्या पूछा है, तो 3 वर्ष बाद पिता की उम्र कितना होगा, 24 तिया
8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 5x, 8 पंचे 40, 3x, ये 8 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव है ना, 8 उधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 8 जाएगा तो ये आपका 32 हो जाएगा, तो ये आ गया 16 दूनी 32, तो 16 16 3 48 और 3 साल पहले की पूछ रहा है, 3 साल बाद तो प्लस 3 करेंगे तो ये आपका हो गया कितना 51 वर्ष। ये 3 साल बाद आपका 51 साल का था उसका पिताजी, 3 साल बाद 51 साल का था, ठीक है, 3 साल बाद 51 साल का था, ये बोला गया, ठीक है। ये जो आपका मान है, अगला बोला कि यहां पे, अगला बोला गया यहां पे 3 पेंसिलों पेंसिल और 5 कलम का मूल्य आपका 101 है, जबकि 5 पेंसिल और 3 कलम का दाम आपका 91 है। तो यहां से आपको पहले निकालना पड़ेगा, देखो यहां से आप कर दो इसमें कितना गुना, देखो यहां से 5 गुना कर दो, यहां से 3 गुना कर दो, यहां पे 5, यहां पे 3, यहां पे 5, यहां पे 3, और इसको घटा दो तो कट जाएगा, देखो ये कट गया, 5 पचे 25, 3 तिया 9, तो ये आपका 16 के आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 और 3 इकाई 3, 9 तिया 27, ये आपका 2, 10 में से ये 3, और यहां पे आपका 4 में से 2 32, ये आ जाएगा 16 है। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 9 72, मतलब के का मान आ गया 29 बटा आपका 2 आ गया, के का मान 29 बटा 2 आ गया, कहीं भी पुट कर दो, तो कहीं भी पुट कर दो, पी का मान निकाल लो, तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो 3p, और यहाँ से आपका 5 के निकालते हैं तो यहाँ पे आपका 5 के, तो 29 पंचे 5 तिया 15 और 5 तिया 15 आपका 150, मतलब 100, तो यहां पे 202 आएगा, तो 202 में उधर जाएगा, देखो घट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका, तो ये आपका ये 97 आ जाएगा, 19 दिया 97, मतलब पी का मान आ गया कितना 19 बटा आपका 3, तो यहां से बोला गया 2 पेंसिल, 19 बटा 3 बटा 2 हो जाएगा, तो 2 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम 19 बटा 2 है, तो 19 बटा 2, और यहाँ प्लस 2 कलम की अगर बात करें तो एक कलम का दाम 29 बटा आपका 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 9 9 18, मतलब ये 48 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेशन वाला, ठीक है। ये रीजनिंग का सवाल है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि x का मान 0 से बड़ा होगा, तो 48 बटा x बटा आपका ये 75, तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर, तो ये 48 इंटू आपका 75 आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 16 तिया 48 और 3 25 आपका ये हो जाएगा, तो 16 का रूट 4 और ये 3 3 3 आ जाएगा, और 5 ये 5 आ जाएगा, 5 चौक 20 तिया 60, मतलब x का मान आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अगली बात किया गया यहाँ पे, कह रहा है इसमें से इतना घटाने पर निम्नलिखित में कौन सी संख्या आएगा, मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से इतना अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये आपका 2y² और यहाँ आ जाएगा 2x², तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये y² माइनस x² आएगा, ये लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2 माइनस अगर कॉमन लेंगे तो x² माइनस y² लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका कितना आ गया, डी आ गया, डी इसका सही आंसर आ गया, है ना। तो आज की क्लास यहीं पे आपका स्थगित करते हैं और मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। तो
तो यहाँ पे आप देख पाएं कि किस तरह से क्वेश्चंस, आज का लेवल आपका बहुत अच्छा लेवल था, थोड़ा सा आपका मॉडरेट से ऊपर आपका सारा लेवल था, है ना। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं और मिलते हैं कल। कल आपका एनटीपीसी के लिए, आज अभी साइंस का डिस्कशन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है हम लोग देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5000 केजी द्रव्यमान के एक ट्रक को 25 मीटर पर सेकेंड से 35 मीटर पर सेकेंड तक त्वरित किया जाता है। इसका गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, 5000 केजी द्रव्यमान का एक ट्रक है, तो मास हो गया कितना भाई? तो मास हो गया हमारा 5000 केजी हो गया। एक ट्रक को 25 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड तक त्वरित किया जाता है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी जो है भी दिया हुआ है कितना भाई? ये 25 मीटर पर सेकेंड, और ये v2 कितना है भाई? 35 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू एन स्क्वायर हो जाएगा। हाफ यू एन स्क्वायर हो जाएगा भाई। हाफ हो जाएगा मास क्या हो जाएगा? 5000 केजी हो जाएगा। और भी स्क्वायर का मतलब क्या है? 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ठीक है भाई। और यदि इसको अगर हल किया जाए तो क्या हो जाएगा भाई? 25 पंचे 125, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 5000 केजी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अगर हम करते हैं भाई तो 25 और 35 ये हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा जो है 10, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 30। अगर इसको हम गुना करते हैं भाई तो क्या हो जाता है? 1.5 हो जाएगा, है ना। और 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर हो जाएगा 5, ठीक है, या 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा? मेगा जूल हो जाएगा। तो 1.5 मेगा जूल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर सही हो जाएगा मेरे भाई। तो दूसरा का पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो है 750 न्यूटन का बल 30 केजी द्रव्यमान की गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित करता है। किया गया कार्य क्या होगा? किलो जूल में निकालना है मेरे भाई। तो F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ना, यानी W बराबर F.S बराबर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। बल कितना है भाई? 750 न्यूटन का बल है, और 750 का बल, और विस्थापन कितना हो रहा है? तो 16 मीटर जो है इसका क्या है? विस्थापन हो रहा है भाई, ये निकाल रहा है। तो 30 केजी में 16 मीटर का विस्थापन हो रहा है, तो F इंटू एस कर देंगे। और यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है ये हो जाएगा जो है ना 12 हो जाएगा, 12 होगा भाई, ठीक है। 12 किलो जूल हो जाएगा, यानी किलो जूल में आंसर का रहा है ना। बटे कर देंगे 1000, है ना। यहाँ पर जो है हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 किलो जूल हो जाएगा। 12 किलो जूल हो जाएगा भाई। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 12 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा का आंसर हमारा क्या हो जा रहा है भाई? पहला हो जा रहा है। चौथा नंबर देखो क्या होता है भाई, है ना। हमारा जो क्वेश्चन है 4th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? तो मूल इकाई जो है धाराज का एम्पियर है, कैंडेला है,
मोल है रेडियन है, तो रेडियन जो है मूल इकाई नहीं है भाई। फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फंडामेंटल यूनिट जो है 7 है, जिसमें कि आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो जाएगा, एटॉमिक मास का मोल हो जाएगा, करंट का जो एम्पियर होगा, रेडियन आंसर हो जाएगा। तो चौथा का जो हमारा डी नंबर आंसर होता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची। तो कैंची में देखो भाई इस प्रकार से, कैंची अगर मान लीजिए ये है, तो कैंची में बीच में क्या होता है, हमारा फलक्रम होता है भाई, तो ये एफ हो गया। यहाँ पर क्या लगाते हैं, पावर लगाते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, वस्तु को रखते हैं। तो जो फर्स्ट श्रेणी का जो तोलक है ना, प्रथम श्रेणी का, उसमें फलक्रम बीच में रहता है और जे डब्लू और आयास जो है वो किनारे पर आता है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हमारा क्या हो गया, कैंची हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट जो है 2.5 किलो ओम के प्रतिरोध का विभवांतर जो है भी है, जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। 2.5 किलो, क्या क्या मैसेज कर रहे हैं? पीटर ट्रेड वाले बच्चे मैसेज कर रहे हैं लगातार, और कुछ क्वेश्चन में डाउट है। और 6 मई को जो एग्जाम हुआ था उसमें शायद हमको लग रहा है 2 क्वेश्चन में शायद ऑब्जेक्शन करने लायक है। और जो भी क्वेश्चन आपका होगा वो हम कल जो है यूट्यूब पर आपको ऑब्जेक्शन फीटर का 2 तारीख वाला पेपर और 6 तारीख वाला पेपर हम खुद ब खुद उस पर काम कर रहे हैं। अचानक कुछ भी ला करके तो आपको नहीं बता देंगे, और ऐसा सटीक उसका एक व्यवस्था कर देंगे ताकि सटीक चीज अगर आप वहां पर देंगे तो उसको काउंट किया जाएगा। बिना मतलब का हम ये कह देंगे, और अगर हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा रह जाए जिसकी वजह से फिर वो काउंट नहीं हो तो दिक्कत करेगा। इसलिए आप परेशान नहीं होइए। 14 तक डेट है, आज 11 है ना, कल 12 13, आज 11 है ना सर, आज 12 है, तो 13 14 2 दिन फिर भी बचेगा, कल परसों बचेगा। ऑब्जेक्शन करने में कितने समय लगता है, आराम से कर दीजिएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कल जो है, आज तो चूंकि समय नहीं मिल पा रहा, क्वेश्चन कलेक्ट किए और उसमें से जो जो क्वेश्चन में एरर हमको दिख रहा था उसी क्वेश्चन को वेरीफाई हम कर रहे थे, और वो क्वेश्चन के शिफ्ट वाइज हम करा देंगे आपको। हीटर का भी करा देंगे, डीजल का भी करा देंगे। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए और आराम से जो क्लासेस चल रहा है इस क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। चलो भाई जरा सा देखें, कहता है 2.5 किलो ओम, यानी रेसिस्टेंस आपको दिया गया है 2.5 किलो ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो 2.5 किलो ओम का मतलब हो गया है ना 2500 है ना ओम, इतना हो गया। विभवांतर प्रतिरोध पर विभवांतर याद कीजिए, भी का मान कहता है आपको निकालने के लिए, जिसमें कि 2 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है ना। तो एम्पियर कितना है भाई, तो आई है हमारा, आई दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर का मतलब होता है 2 × 10⁻⁻3। अगर हम भी निकालना है तो आप जानते हो मेरे भाई, V = होता है V = आई हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻³ इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा है ना। तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 × 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3, यानी क्या हो जाएगा हमारा जो है 5 वोल्ट जो है ये हमारा हो जाएगा भी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी 6 का आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि यदि
वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। देखो भाई, जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसका जड़त्व ज्यादा होता है। क्योंकि जब मास ज्यादा होगा, मास जब ज्यादा होगा, इस प्रकार से देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये मास है, ये मास है, इसका मास अगर कम है तो इसको जो है हमको डिस्प्लेस कराने में कम बल लगेगा। इसका मास ज़्यादा है तो mg जो है इसका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व क्या होगा, उतना ही अधिक होता है भाई। तो द्रव्यमान यहाँ पर हो जाएगा, है ना, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व क्या होता है, अधिक अधिक होता है। हमारे आहार में मौजूद हरी पत्ती और पीली पत्तीदार सब्जी में भोजन का कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है भाई? तो पोटासियम जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मेरे भाई, हरी जो पत्ती जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखते हुए, पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखा गया है, R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। तो पदार्थ जो रो पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ये तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि लंबाई को 5 गुना कर दिया गया, मोटाई में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो जब मोटाई में परिवर्तन नहीं किया गया तो क्रॉस एरिया भी क्या हो गया, फिक्स हो गया भाई। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फिक्स हो गया हमारा, ये ए फिक्स हो गया, और साथ ही साथ जो है हमारा रो भी फिक्स हो गया। तो सीधे आर डायरेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और लंबाई को कितना कर रहे हैं, लंबाई को हम लोग 5 टाइम्स कर दे रहे हैं। जब लंबाई मेरा 5 टाइम्स हो जाएगा तो प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो मूल का 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित चित्र में मानव मादा प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखाया गया है। ए और बी द्वारा नामांकित भाग में सही कार्य करने वाले विकल्प का चयन करना है। देखो ये है हमारा गर्भाशय, ये क्या है, यूट्रस है, गर्भाशय है। और गर्भाशय वाले भाग में क्या होता है भाई, इसमें जो है गर्भाशय वाले भाग में भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है, यानी इम्प्लांटेशन होता है ना, डेवलपिंग एम्ब्रियो का। तो इम्प्लांटेशन होगा डेवलपिंग एम्ब्रियो का, यहां पर जो है इम्प्लांटेशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। और यहां पर क्या होगा, यहां पर जो एम्पुला वाले भाग में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। आंसर हमारा देखो भाई क्या हो जाएगा कि ए में जो है भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास और अंडाणु का निषेचन, यानी सी नंबर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा भाई। ए में हो जाएगा हमारा इम्प्लांटेशन, बी में फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सी नंबर आंसर हमारा क्या होगा, वो सही होगा। तो 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी द्विविस्थापनशील अभिक्रिया का एक उदाहरण है। द्विविस्थापनशील अभिक्रिया का मतलब क्या होता है मेरे भाई, है ना। द्विविस्थापनशील अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि उनके जो है जो रेडिकल्स होते हैं उसका क्या हो, उसका जो है ट्रांसफर हो भाई। जैसे सोडियम सल्फेट है तो यहाँ पर ये चलाएगा और यहाँ पर क्या चलाएगा, ये चलाएगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से ये सोडियम का क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाए, सल्फेट है ना, तो सोडियम का सल्फेट बेरियम का सल्फेट हो जाएगा। और जो बेरियम का जो क्लोराइड है वो कहाँ चलाएगा, सोडियम क्लोराइड के पास चलाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर से होगा। मैंने बताया था कि मेरी वाली तेरे पास, तेरी वाली मेरे पास, ऐसे भी हम इसको देखते हैं, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर देखो किन तत्वों में परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17 और 18 होते हैं भाई। तो 15, 16, 17, 18। तो 15 हो गया आपका जो है फॉस्फोरस, सल्फर हो गया आपका जो है 16, क्लोरीन हो गया 17, 18 हो गया आर्गन। तो आपका कौन सा हो जाएगा भाई, बी नंबर आंसर जो है हमारा सही होगा। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ जो है सबों का जो है एटॉमिक नंबर को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल एट हायर ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड
बायो रिमेडिएशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसको कहा जाता है मेरे भाई बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, जैविक आवर्धन इसे कहा जाता है कि उच्च कोशीय स्तर में जब रसायनों का संचयन की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं जैविक आवर्धन। अब देखो भाई यहाँ पर क्या आता है, किसी वस्तु में, किसी द्रव्य वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु की प्रकृति पर, द्रव की प्रकृति पर, इसमें से द्रव की अपेक्षिक द्रव के सापेक्ष इसकी गति पर। तो किसी द्रव में वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल जो होता है वो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है भाई। नेचर ऑफ है लिक्विड पर ये निर्भर करता है ना। तो जिसमें कि हमारा जो है नेचर पर डिपेंड करेगा, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पर निर्भर करेगा, इस पर भी निर्भर करेगा, इस पर भी निर्भर करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव पर निर्भर करेगा, है ना। जितना ही बड़ा शेप होगा उत्प्लावन बल उतना ही ज़्यादा लगेगा, घर्षण बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। द्रव की प्रकृति होगा, द्रव जितना ही ज़्यादा डेंस होगा, है ना, फ्रिक्शन का फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। दूसरे आवर्त में तत्वों के रूप में जाना जाता है। सेकेंड जो आवर्त के जो तत्व होते हैं वे उसको जो है ब्रिज एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ब्रिज एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? तो भाई मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो समझ क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ये अल्कलाइन नेचर का होता है ना। और अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जैसे P2O5 फेस्फोरस पेंटॉक्साइड हो जाएगा, एसिडिक नेचर का होगा मेरे भाई। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं? वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके, है ना, लेकिन वैसे किस गैस का निर्माण करता है? सोडियम को अल्कोहल के साथ जब प्रतिक्रिया कराएंगे, है ना, जैसे मान लीजिए कि अल्कोहल है और इसको जो है सोडियम के साथ जब प्रतिक्रिया कराते हैं भाई, है ना, तो हाइड्रोजन गैस जब रिलीज हो जाता है ना, और यहाँ पर जो है सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है भाई। तो यहाँ पर क्या रिलीज होगा? हमारा हाइड्रोजन जो रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है सोडियम आके यहाँ जुड़ जाएगा, H2O जो है यहाँ से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर जो है सोडियम इथॉक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, और जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ से जो है आपका जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज जाएगा और सोडियम जो है इथॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों को समन्वित गति से होता है? गति अगर करना होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? मसल्स, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। मांसपेशी की मदद होगी, कंकाल भी इसमें सेंसर होगा और नर्वस सिस्टम भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र, है ना, ये तीनों जो है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना, गति के लिए। तो 63 का जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1 नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी दिए गए पदार्थ पारदर्शी माध्यम का वर्तनांक दिया हुआ है 1.5। देखो भाई म्यू दिया हुआ है 1.5, माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने का आता है, VM का आता है निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो भाई आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ जो गिवन मीडियम जो होता है वो होता है C/μm होता है। तो C हो गया क्या? 3 × 10⁸ हो जाएगा, और म्यू कितना दिया हुआ है? 1.5 दिया है, काट दोगे क्या हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? B नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दुगने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। दुगना आकार का बनाता है, वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है भाई। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? तो 2 गुना चूंकि बना रहा है इसलिए क्या होगा? 2 ही होगा। और चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है तो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, यहाँ जिधर वस्तु है उधर ही लेंस है ना, उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है भाई, है ना। वास्तविक और उल्टा बना रहेगा तो भाई आवर्धन क्या होता है? V/U होता है ना। V प्लस ये माइनस हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा हमारा जो है आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है मेरे भाई। निम्नलिखित में से अभिक्रिया में वास्तव संकेतों का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कह रहा है आपसे, है ना।
तो संतुलित होने में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है हमारा ऑक्सीजन जो है कितना हो गया है 6, पोटासियम यहाँ पर क्या है 2KOH प्लस 2HNO3 2KNO3 NO3 है ना, और 2H2O। यहाँ पर जो है 6 और ये 2 8, 6 और 2 8, हाइड्रोजन ठीक है, पोटासियम भी ठीक है भाई, है ना। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 और भी 2। नाइट्रस यहाँ पर क्या था, एक पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद द नाइट्रिक एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रोड्यूस सोडियम। तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई वो हमारा हो जा रहा है KNO3 हो जाएगा, KNO3 2 प्लस 2H2O। सी नंबर आंसर जो है हमारा जो यहाँ पर जो है सही हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। ये सी नंबर आंसर जो हमारा क्या होगा वो सही होगा। थैंक यू भाई, आज इतने ही क्वेश्चंस हैं जिसके आखिर हम लोगों ने डिस्कशन करवाया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।